सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 में जो आपकी एग्जाम हो रही है। पिछले दिनों 27 और 28 नवंबर को एग्जाम संपन्न हुई है, तीनों ही शिफ्ट में। तो इस शिफ्ट में जो सवाल पूछे गए हैं वो किस बुक से आ रहे हैं और आगे के जो छात्र हैं जिनका आगे के शिफ्टों में एग्जाम है उसको अभी से क्या रणनीति अपनानी चाहिए, किस बुक को फॉलो करना चाहिए। आप सभी के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए क्योंकि आप सभी का एग्जाम सर कहीं ना कहीं अगले शिफ्ट में है। 5 दिन बाद है, 7 दिन बाद है, 10 दिन बाद है। और यकीन मानिए कि अगर 5, 7, 10 दिन बाद आपका एग्जाम है और इस वीडियो को आप मिस कर रहे हैं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। यहां से आपको यह पता चलेगा कि आपके एग्जाम में जो साइंस के सवाल पूछे जा रहे हैं वो किस बुक से आ रहे हैं। और मेरे मित्र, मैं एक एक सवाल आपको करवाया हूं पिछले 2 एनालिसिस वाले वीडियो में, और इसी पेपर से मैंने करवाया था। ये यहाँ पे हमारा 27 नवंबर का है और इधर 28 नवंबर का है। तो जो भी क्वेश्चन आए थे उस क्वेश्चन को आप कहां से ढूंढ सकते हैं, कहां से पढ़ सकते हैं, जिनका आगे के फेज में एग्जाम है। मेरे मित्र बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं कि जो आपको चीजें चाहिए वो आपको कहां पे मिलेगा। मेरे मित्र, मैं अगर आपको ऑनेस्टली और एक कह सकते हो ना कि लिटरली मतलब सही सही गाइड करना चाहूं तो जितने भी सवाल आ रहे हैं, ईमानदारी और सही सही अगर मैं बताऊं आपको, तो जितने भी सवाल आपके पूछे गए, जो भी मैंने एनालिसिस करवाया है, वे सब के सब सर एनसीईआरटी क्लास 9th, एनसीईआरटी क्लास 9th और साथ में आपका क्लास 10th बुक से आ रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 10th बुक से आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th बुक से कहां से आ रहे हैं? लोग तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमारे यहां से चीजें पलट गई, हमने ऐसे कर दिया, हमने वैसे कर दिया, और आप कह रहे हो कि एनसीईआरटी जैसे एक तुच्छ बुक से आ रही है क्वेश्चन। ऐसा संभव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आइए ना, हम आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं चीजों को। मेरे मित्र, आपके एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था, जरा सा गौर फरमाना। आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। और ये देखिए आपका साउंड चैप्टर का एनसीईआरटी का पेज है, और ये मैंने अपने बैच में कराया है कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें सुनने की संवेदना प्रदान करती है। और साथ में यहां पे मैंने नोट में लिखाया है कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। तो सवाल आपसे था कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, और मैंने कल के एनालिसिस में कराया भी। एक सवाल आपसे यह पूछा गया कि जो आयाम है वो किसके समानुपाती होती है, आयाम का संबंध किससे होता है। गौर फरमाइएगा, यहां पे मैंने आप सबों को कराया है एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम क्या है। किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों और अधिकतम विक्षोभ के तरंग को हम लोग क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। और यहां पे मैंने क्या लिखा है? तो सर यहां पे मैंने लिखा है कि ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता इसके किससे मापी जाती है? आयाम से मापी जाती है। तो आयाम का संबंध किससे था? आप कहेंगे ध्वनि की प्रबलता से था। बताइए ये सवाल आया था या नहीं आया था? आप कहेंगे बिल्कुल। उसके बाद तो मैंने जो नोट्स हैं वो लिखाए हैं, आप सभी के सामने हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, छुपाने वाली बात है नहीं। एक सवाल आपसे यह पूछा गया था कि 50 हर्ट्ज आवृत्ति है, आवर्तकाल का संबंध क्या, आवर्तकाल क्या होगा? और मेरे मित्र ये देखिए यहाँ पे कि ये एनसीईआरटी की किताबें हैं, और यहाँ पे मैंने लिखाया है कि आवृत्ति एवं आवर्तकाल में संबंध होता है कि आवृत्ति जो है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और आवृत्ति और आवर्तकाल का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? 1 होता है। मेरे मित्र, सवाल आपसे यह पूछा गया था कि गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है, और यहां पे देखिए कि मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में लिखाया है। कहां से? सर एनसीईआरटी के जो पेज हैं उससे लिखाया है। किस पे निर्भर करता है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 इंटू m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाई डी स्क्वायर। मेरे मित्र आगे आइए, ये तो हुई ग्रेविटेशन की बात। अभी रिसेंटली आपके एग्जाम में सर जो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट हैं उसके समीकरण से भी सवाल पूछे गए थे। देख लीजिए आप यहाँ पे, जब वस्तु को हम लोग नीचे की ओर फेंक रहे हैं और जब वस्तु को हम लोग क्या कर रहे हैं सर, जब वस्तु को नीचे की ओर फेंक रहे हैं तब जो आपका समीकरण, नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तब जो समीकरण है वो ये है, जब वस्तु नीचे की ओर गिर रही है तब समीकरण ये है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ समीकरण नहीं बताया, ये मेरे मित्र जो एनसीईआरटी के सवाल हैं वो भी कराया है, और ये भी एनसीईआरटी बुक से ही है, क्लास 9th। सवाल रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से आए हुए थे। मैंने कल रात आप सबों के साथ एनालिसिस करा, और रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्लास 9th एटॉमिक स्ट्रक्चर का पोर्शन है, और आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सब पढ़ाया हुआ है चीजें।
आगे बढ़ते हैं। आगे आपका रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का दोष, और में भी सवाल आपसे यह भी पूछा गया था कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने करा। ये देखिए कि परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने करा। एक छात्र हमसे पूछ भी रहा था कि कितने सवाल आए हैं आपके बैच से, इसका आप हमें स्क्रीनशॉट दीजिए। पहले तो मैं इन सब चीजों के फिराक में नहीं रहता हूं, क्योंकि मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसके बार बार पोक करने के बाद हमें आया कि एक बार कहीं ना कहीं आप सबों को ये बताना चाहिए कि जो रियल चीजें हैं वो आप लोग पढ़ रहे होते हो, और अगर आप यहां से भी सिलेक्शन नहीं लोगे तो फिर मेरे मित्र कहीं और से सिलेक्शन कैसे कर सकते हो, जहां पे कट कॉपी पेस्ट किया जाता है। एनसीईआरटी के नाम पे एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है, जबकि आपको पढ़ना क्या है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है। एनसीईआरटी बेस्ड और एनसीईआरटी ओरिएंटेड नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कस करने का इकलौता चैनल द लॉजिकल साइंस यूट्यूब चैनल है और द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन है, ये बात ध्यान में रख लेना। आज नहीं, आप किसी भी एग्जाम में चले जाओ, वहां पे आप देखो आपके पास सर प्रत्यक्ष दे रहे हैं, और ये देखो ये टॉपिक कि आसवन डिस्टिलेशन, आसवन यानी कि डिस्टिलेशन पूछा गया था सवाल कल के फेज में कि आसवन जो है वो किससे संबंध रखता है, आसवन की प्रक्रिया डिस्टिलेशन की। आप पूरे यूट्यूब पे जितने भी महारथी हैं उन सभी के बैचेज में जाकर के देख लो, ये डिस्टिलेशन आपको नहीं बताया गया होगा, क्योंकि ये ओल्ड सिलेबस है। अब सब नई सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, सवाल पूछ दिया तो अब मुंह भाप देंगे, और यही एक नंबर आपके लिए क्रूशियल होता है। द लॉजिकल साइंस से जो पढ़ा होगा वो इस एक नंबर को भी नहीं छोड़ेगा। तो मेरे भाई आसवन जो आपका है वो मैंने इस ओल्ड वाले एनसीईआरटी से अपने बैच में कराया था, और आप देखो कि क्लास 9th की ये पोर्शन है, वहां से सवाल आपको देखने को मिले हैं, और ये चीज मैंने आपको बता रखा है पहले। अब इसी तरीके से आप देखोगे, अगर हम बात करें अगले, तो अभी आपके सर जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें सेल और टिश्यू से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। सेल के अल्पराशरणिक दाबी विलयन, फिर आपका अति पराशरणिक दाबी विलयन, इन सब समपराशरणिक दाबी विलयन, इन सभी से सवाल आ रहे हैं। टिश्यू में अस्थायी उत्तक से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। देखो ये एनसीईआरटी का पेज है, और यहाँ पे मैंने बैच में बताया है, पढ़ाया है, और यहाँ पे आपके पैरेनकाइमा से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्लोरेनकाइमा से सवाल पूछे जा रहे हैं, सर एस्केलेनकाइमा से सवाल पूछे जा रहे हैं। ये तो सर बायोलॉजी के टिश्यू की बात होगी। देखो ये रिएक्शन आपका कल के एग्जाम में आया था, मैंने एनालिसिस में भी करवाया था, और डिट्टो मैंने यहां पे बता रखा है, डिट्टो मैंने यहां पे बता रखा है कि जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा। एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक है, ध्यान देना आप। धातुओं की सक्रियता श्रेणी से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, और मैंने आपको यहां पे न सिर्फ धातुओं की सक्रियता श्रेणी को टेबल को समझाया, बल्कि सर उस टेबल को कैसे याद रखना इसके लिए ट्रिक भी बताया हुआ है, और ये चीजें आपको सर बैच में मिल जाएगी। एनसीईआरटी का बुक का ये स्क्रीनशॉट है, कहीं और से नहीं है। तो किसी के मन में भी अगर थोड़ा भय हो रहा है कि सवाल कहां से पूछे जा रहे हैं, मेरे मित्र इस भय को खत्म कर दो। एनसीईआरटी 9th और 10th के बुक से सवाल आ रहे हैं और आपके सामने हैं। देखो आप कहोगे गुरुजी आप कहीं से लिख दिए होंगे, लिखे नहीं है। यहां पे मैंने आपको क्या बताया है कि निम्न अभिक्रियाशील धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में देखो AU, AU, AZ, AU, AZ, PT, CU, ये चीज मैंने लिखा है यहां पे। तो क्या मेरे मित्र आपके एग्जाम में ये AZ, AU, PT किस अवस्था में पाए जाते हैं प्रकृति में सवाल नहीं था? बिल्कुल था, और ये सवाल सर यहां से बने, और आपने कहा आप अगर यहां पढ़े होंगे तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हमने तो इसको मुक्त अवस्था स्वतंत्र अवस्था में लिखा। सिर्फ यही नहीं, उच्च अभिक्रियाशील धातु कहां होते हैं, मध्यम अभिक्रियाशील धातु, सारा चीज मैंने यहां पे अरेंज किया। कहां का है सर? एनसीईआरटी क्लास 10th मेटल एंड नॉन मेटल। देखो सेल से सूत्री विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन में कितने संतति कोशिका होते हैं, और सर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में मैंने यहां पे लिखा है कि समसूत्री विभाजन में 2 संतति कोशिका का निर्माण होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में आपका 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। देखो लिखा हुआ है। और कहां का है सर? एनसीईआरटी क्लास 9th सेल चैप्टर। देखो आगे बढ़ो, विखंडन से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। अभिवा में किस प्रकार की विखंडन होती है? द्विविखंडन। कितने संतति कोशिका होते हैं? 2 होते हैं। अमीबा में निश्चित तल में विखंडन नहीं होता है, लेशमानिया में निश्चित तल में विखंडन होता है। देखो सवाल यह भी पूछा गया था कि यौन रोग यानी कि एसटीडी
किससे संबंधित है? एनसीईआरटी क्लास 10 जो आपका रिप्रोडक्शन हेल्थ है उसमें लैंगिक प्रक्रिया में शामिल होने से यौन रोग, जीवाणु जनित में गोनेरिया और सिफिलिस और विषाणु जनित में मस्सा और एचआईवी एड्स मैंने आपको पढ़ा रखा है, बता रखा है। अब मैंने गर्भ निरोध के तरीके भी बताए हैं। अब देखो आगे कि आपका ये सवाल भी पूछा गया था कि सरीसृप का लिंग निर्धारण आप सभी कहेंगे ताप पर होता है। कुछ प्राणियों का लिंग निर्धारण सर अनुवांशिक रूप से नहीं होते, जैसे कि घोंघा। मनुष्य का आप सभी कहेंगे अनुवांशिक रूप से होते। तो ये पूरा मैंने आपको करा रखा है। और तो और देखो ना, और तो और देखो ना, एनसीईआरटी की जो लाइनें मैंने आपको बताई थी वो लाइनें डिट्टो आपके एग्जाम में सवाल पूछी गई। कल या परसों के शिफ्ट में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या होता है। गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या होता है? और मेरे मित्र देखो यहां पे लेंस का द्वारक, अपर्चर ऑफ द लेंस मैंने क्या लिखाया है कि गोलीय लेंस के वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है। और न सिर्फ लेंस के लिए बताया है, मैंने मेरे मित्र दर्पण के लिए भी बताया है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमारेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो दर्पण के लिए हो या लेंस के लिए हो, मैंने दोनों चीज के लिए आपको एनसीईआरटी में हूबहू लाइनें सर लिखवा दिया था और वहां से सवाल आए हैं। तो ये पूरा स्क्रीनशॉट हमारा दिखाने का मकसद क्या है? हमारा इस पूरे स्क्रीनशॉट को दिखाने का केवल और केवल एक ही मकसद है कि मेरे मित्र अगर आपका आगे के फेज में एग्जाम है तो आप केवल और केवल सर आंख बंद करके क्लास 9th और 10th के जो साइंस के क्वेश्चंस हैं या जो साइंस बुक हैं उसको फॉलो कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए। अगर आपका आगे के टाइम में एग्जाम है, जितना आपका आगे है उतना आपके लिए सर श्योर सिलेक्शन वाली बातें होगी, ठीक है? तो केवल और केवल 9th 10th की चीजों पर फॉलो कीजिए। अगर आप चाह रहे हैं कि गुरुजी 9th 10th हम अपने से करेंगे, ये सब जो पीडीएफ बताएं हमारा कैसे मिलेगा पढ़ने के लिए, तो मेरे मित्र मैं बार बार कहता हूं कि क्लास 9th एंड 10th को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं, ये जैसे मैंने आपको पीडीएफ पे बताया है, आप चीजों को इस तरह से करना चाहते हैं, इस तरह से करना चाहते हैं, तो मेरे मित्र आप हमारे साथ जुड़ करके करना चाहते हैं, तो ये सारे कंटेंट जो मैंने आपको दिखाए हैं वो इस एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच से हैं। हमने इस बुक में एक लाइन एनसीईआरटी से बाहर नहीं कराया, ये याद रखना। सर इस बैच में हमें क्या मिलेगा? आपका जो जरूरी है, जहां से आपका सिलेक्शन होगा वो चीजें आपको मिलेगी। इसमें आपको सर ये जो आप एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th की बुक देख रहे हो ना, एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th की बुक देख रहे हो, इस पूरे क्लास 9th एंड 10th के जो भी पोर्शन है उन सभी का इसी तरीके से लाइन बाय लाइन डिस्कशन मिलेगा, लाइन बाय लाइन डिस्कशन मिलेगा। आप में से कई छात्र कह रहे थे ना कि गुरुजी आप ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो, आसवन वाला सवाल कहां से आया? ओल्ड एनसीईआरटी से, न्यू एनसीईआरटी में तो है ही नहीं। तो बताओ कि हम सही हैं या आप सही हो? तो मेरे मित्र अगर आप एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कि इससे बेहतर स्ट्रेटजी, इससे बेहतर सफलता का मूल मंत्र कुछ और नहीं हो सकता है। अगर आप अपने से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है तो अभी भी आपके पास मौका है, जुड़ जाइए हमारे साथ द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में, जहां पे हम आपको ओल्ड एनसीईआरटी से प्रत्येक चैप्टर का लाइन बाय लाइन डिस्कशन, जिस तरह से आपने चीजें देखी है इसी तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपने पीडीएफ भी पढ़ लिया तो यकीन मानो कि आपकी सफलता 100% लिखी जाएगी, ये आप यकीन मान लो। इसमें हम आपको कंप्लीट थ्योरी और न्यूमेरिकल, आप सभी देख ही रहे हैं कि थ्योरी के साथ हम न्यूमेरिकल भी आपको करवा रहे हैं। और जो अभी मैंने स्क्रीनशॉट दिखाए ये सारे इसी बैच के स्क्रीनशॉट है। तो मेरे मित्र संपूर्ण थ्योरी और न्यूमेरिकल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एक्सरसाइज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th जो पुरानी बुक है उसका कंप्लीट पीडीएफ फॉर्मेट में बुक मिलेगा, जिसको आप ऐप में जहां चाहो वहां पढ़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे कि हम आखिर समझाना क्या चाह रहे थे, कि केवल और केवल एनसीईआरटी 9th 10th पे फोकस करिए। अपने से नहीं हो पा रहा है तो हमारे बैच में आइए, हम सारी चीजें आपको अवेलेबल करा देंगे। ध्यान रखना ये बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर मिलेगा। बैच से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। एप्लीकेशन को या तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरे मित्र आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो हो गई कि सर जो सवाल आ रहे हैं उसकी। अब दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आपका जो भी सर एग्जाम हुए हैं 27 और 28 नवंबर को, इस आधार पे मैं आप सबों के लिए सर एक्सपेक्टेड साइंस का महा मैराथन लेने जा रहा हूं, एक्सपेक्टेड साइंस का महा मैराथन लेने जा रहा हूं। तो जो आपकी एनसीईआरटी वाली बैच है, ठीक है, जो एनसीईआरटी वाली बैच है इसके पीडीएफ को तो फॉलो जरूर ही कीजिए, कोई भी छात्र है, नए हो पुराने हो, जरूर कीजिए। और साथ में इतना ही आपको पढ़ना, ये ध्यान रखना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है।
एनसीईआरटी 9th एंड 10th के कंटेंट के पीडीएफ को फॉलो कीजिए और यूट्यूब के क्लासेस को आप लगातार प्रॉपर रूप से जो एनालिसिस करवा रहे हैं उसको देखते रहिए मेरे मित्र। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी 15 से 20 दिन में आप साइंस में वो स्कोर कर सकते हो जिसकी आप कल्पना नहीं की होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। साथ ही उम्मीद करेंगे कि ये छोटा सा वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।